हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो हम बात करेंगे सेल बोकारो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो। चलिए शुरू करते हैं भाई। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, और फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फुल एक्सप्लेन में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है भाई। चलिए, और देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं लेकिन ये क्या है कि मैं हिंदी और इंग्लिश में लेके आता हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन उठा के लेके आता हूँ किताब से सीधे। क्योंकि टाइपिंग करना, इंग्लिश में टाइपिंग करना फिर हिंदी में टाइपिंग करना, दोनों में दिक्कत हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन वही हैं जो यही आते हैं क्वेश्चन सेल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और स्टील रेल आर वेल्डेड बाई। ठीक है, ये देखना है भाई। चलिए, तो स्टील रेल किससे वेल्ड की जाती हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, जो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो बताइए, स्टील रेल होती हैं, ठीक है, रेल की पटरियाँ होती हैं, आपने सबने रेल की पटरी देखी होंगी। तो यहाँ पे जॉइंट होते हैं कुछ ऐसे करके। तो दोनों रेल की पटरियों को यहाँ पे जो जोड़ा जाता है वो किससे जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है थर्मल वेल्डिंग से। ठीक है, थर्मल वेल्डिंग। अब हम डिटेल में देखेंगे थर्मल वेल्डिंग होती क्या है, और इसके जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, वो देखेंगे, और किस किस में यूज़ होती है, एप्लीकेशन देखेंगे फुल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया है, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन में बात हुई थी थर्मल वेल्डिंग की। ठीक है, थर्मल वेल्डिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, थर्मल वेल्डिंग का जो सबसे पहले हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। थर्मल वेल्डिंग को हम जो रेल की पटरियाँ होती हैं उसको ज्वाइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप होता है वो क्या होता है, 25 mm का होता है। इतनी ही गैप के लिए यूज़ करते हैं थर्मल वेल्डिंग को। तो थर्मल वेल्डिंग की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, आई सेक्शन रेल ट्रैक टू रिपेयर ब्रोकन कास्टिंग। ठीक है, थर्मल वेल्डिंग की जो मिक्सचर होता है वो 3:1 में होता है। सबसे पहले रेशियो भी आता है, और क्या क्या रेशियो होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे और भी रेशियो दे रखे हैं, जैसे Fe2O3 एल्यूमिनियम, Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड के वो हैं। ठीक है, कंटेंट हैं जो भी है। तो Fe3O4 एल्यूमिनियम, CuO2Al और Cr2O3Al। ठीक है, ये भी आ सकते हैं। तो याद रखना कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मिक्सर होता है वो 3:1 में होता है। ठीक, उल्टा भी दे सकता है, वो देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का रेशियो। तो याद रखना कि आयरन 3 होता है और एल्यूमिनियम 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है नॉट यूज टू थिन प्लेट, मतलब इसको थिन प्लेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यूज टू फॉर हैवी हाई थिकनेस मटेरियल। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टील के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि स्टील की बात हुई थी। ठीक है, स्टील में अब क्या क्या आ जाता है वो देखेंगे भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टील की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेड स्टील की बात करेंगे। जो डेड स्टील होती है, ठीक है, लो कार्बन स्टील होती है, मीडियम कार्बन स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है। ठीक है, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पीएसयू सेक्टर में, चाहे सेल हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछी जाती है। तो देखिए, डेड मेटल स्टील है, उसमें 0.15% कार्बन होती है। लो कार्बन स्टील होती है, इसको ही हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। ठीक है, ध्यान रखना, लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील बोलते हैं। तो इसमें कार्बन की परसेंट होती है 0.15 से लेकर 0.45% तक। मीडियम कार्बन स्टील होती है, उसमें 0.45 से लेकर 0.8% तक कार्बन होती है। हाई कार्बन स्टील होती है, उसमें 0.8% से लेकर 1.5% कार्बन होती है। ठीक है, तो याद रखना 0.15, 0.15 से लेकर 0.45, 0.45 से लेकर 0.8 और 0.8 से लेकर 1.5। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, अगर कार्बन हम किसी भी कंटेंट में मिलाते हैं, ठीक है, स्टील में कार्बन मिलाते हैं, कार्बन की परसेंट अगर ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, तो हार्डनेस बढ़ती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हार्डनेस बढ़ती है और डक्टिलिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है, मैं आपको साथ में करा दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है, तो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, बॉल बियरिंग यूजली मेड ऑफ, बॉल बियरिंग किसकी बनी होती है, मीडियम कार्बन स्टील की। ठीक है, और मीडियम कार्बन स्टील होती है, उसमें परसेंटेज कितनी होती है, 0.45 से लेकर 0.8% तक होती है। इसको ही बोलते हैं क्रोम स्टील। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील को ही क्रोम स्टील भी बोलते हैं इसको। एक स्टील और होती है 18/8 स्टील, इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक होती है जिसमें, ठीक है, चुंबकत्व तो नहीं होता है, और इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड ऑस्टेनेटिक स्टील। ठीक है, ऑस्टेनेटिक स्टील बोलते हैं 18/8 स्टील को। इसमें होती है 18% का क्रोमियम होती है, 8% निकल होती है।
ये पूछ लिया जाता है कि 18/8 स्टील में कितने परसेंट क्रोमियम और कितने परसेंट निकल होती है, तो ये भी आप बता सकते हो 18% क्रोमियम 8% निकल होती है। ठीक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जब आपको टी दिया होता है, किसी भी प्लेट है, ठीक है, कोई भी प्लेट होती है, उसमें अगर होल दिया रखा है, उसकी मोटाई दे रखी है आपको, तो वहाँ पे टी दे रखा होता है और डी पूछता है वो, तो डी बराबर में 6√2 लगा देते हैं, अनवन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मेड ऑफ, तो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक है, मेकिंग बोल्ट्स एंड नट्स इज, तो बोल्ट और नट होते हैं वो कोल्ड हेडिंग से बने होते हैं। ठीक है, कोल्ड हेडिंग से बने होते हैं। ग्रे इज कास्टेड बाई, ठीक है, तो गियर इज कास्टेड बाई, सॉरी, तो गियर जो होता है वो किससे कास्टेड होता है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से होता है। ठीक है, गियर। रिवेट इज स्पेसिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवेट इज स्पेसिफाइड बाई, रिवेट को किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, सैंक डायमीटर से किया जाता है, या फिर नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, स्क्रू इज स्पेसिफाइड, स्क्रू किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, मेजर डायमीटर से। ये सब मैं बता चुका हूँ डीपली एक फिगर द्वारा अच्छी तरीके से, मतलब, लेकिन यहाँ पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है छोटे छोटे वन लाइनर, तो मैं आपको करा दे रहा हूँ। वॉशर स्पेसिफाइड, वॉशर किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, होल डायमीटर से। ठीक है, आगे देख लेते हैं अभी। देखिए, क्वार्टर जॉइंट इज यूज टू ट्रांसमिट, ये आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। क्वार्टर जॉइंट होता है वो क्या ट्रांसमिट करता है, तो ये एक्सियल टेंजियल और कंप्रेसिव लोड। ठीक है, एक्सियल करता है और कंप्रेसिव लोड दोनों करता है। ठीक है, तो कनेक्टेड टू जॉइंट कोएक्सियल। आगे देखिए कुछ एक सोम से क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोम और डिज़ाइन दोनों में आता है। रैंकाइन थ्योरी होती है वो ब्रिटल मेटल के लिए होती है, और गैस थ्योरी होती है वो डक्टाइल मेटल के लिए होती है। ठीक है, या इसके गैस थ्योरी को भी बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, साइज ऑफ कैम डिपेंड, साइज जो कैम का साइज होता है वो डिपेंड होता है बेस सर्कल पे, और गियर को स्पेसिफाइड करते हैं पिच सर्कल डायमीटर से। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर पिच एंड सर्कुलर पिच इज इक्वल टू, तो डायमीटर पिच और सर्कुलर पिच का जो कम प्रोडक्ट होता है वो पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए यही जानकारी है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिए बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। ठीक है, देखिए स्पॉट वेल्डिंग है उसकी कैटेगरी आपको बतानी है। आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि स्पॉट वेल्डिंग जो होती है वो किस कैटेगरी में आती है, तो वो आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। किस में आती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में और कौन कौन सी वेल्डिंग आती है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कितनी वेल्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग आती है। ये भी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। तो स्पॉट वेल्डिंग आती है, रोल स्पॉट सीम वेल्डिंग आती है, सीम वेल्डिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, परकुशन वेल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पॉट वेल्डिंग की बात करते हैं। यहाँ पे कॉपर की टिप लगी होती है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि स्पॉट वेल्डिंग में टिप जो होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, तो कॉपर की टिप बनी होती है। ठीक है, हम सबसे पहले स्पॉट वेल्डिंग की बात करेंगे, थोड़ी देर के लिए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, कॉपर की टिप लगी होती हैं, ये कॉपर की टिप है दोनों। और ठीक है, बाकी स्पॉट का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट वेल्डिंग हो रही है ऐसे करके। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वेल्डिंग हो रही है। तो स्पॉट वेल्डिंग में यूज़ फॉर लैप जॉइंट, लैप जॉइंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके जॉइंट लगा हुआ था। ठीक है, लैप जॉइंट हो गया। प्लेट मटेरियल थिकनेस, प्लेट की जो मटेरियल होता है वो होता है 0.025 mm से लेके 1.25 mm तक होता है। इलेक्ट्रोड विल बी यूज कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है स्पॉट वेल्डिंग में। ठीक है, लो वोल्टेज होता है, हाई करंट होता है, याद रखना ये सबसे ज़्यादा आता है, लो वोल्टेज हाई करंट 6 to 10 एम्पियर, और 6 एम्पियर में जो करंट होता है 60 to 4000 एम्पियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे, और इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ठीक है, तो स्पॉट वेल्डिंग हो गया। इसके बाद आती है भी सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग भाई क्या होता है, एक रोलर होते हैं। ठीक है, दो रोलर होते हैं, इसके बीच में कोई भी प्रोडक्ट है वो पास किया जाता है, तो इसको बोलते हैं सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग में कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं इसको। इसमें प्रेशर इज अप्लाइड टू बाई रोलर, तो प्रेशर जो अप्लाइड होता है वो रोलर के द्वारा होता है। ठीक है, और लीक प्रूफ जॉइंट आर ऑब्टेन। ठीक है, लीक प्रूफ जॉइंट हम प्राप्त करते हैं इससे। प्लेट मटेरियल थिकनेस होता है 0.025 से लेकर 3 mm तक। वहाँ पे कितना था, वहाँ पे कितना था अभी 0.025 से लेकर 1.25 mm तक था स्पॉट वेल्डिंग में।
और यहाँ पे कितना है 0.0525 से लेके 3 mm तक है, ठीक है, वहाँ 1.25 mm तक है। करंट रेंज होती है वो 2000 एम्पियर से लेके 5000 एम्पियर तक होती है। फोर्स अप्लाइड होता है 5 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर, ठीक है। वेल्डिंग स्पीड होती है 1.5 मीटर से पर मिनट, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट है सीम वेल्डिंग के। इसके बाद में एक और वेल्डिंग कराता हूँ, ठीक है, सारी वेल्डिंग करा देता हूँ। स्पॉट वेल्डिंग होगी, सीम वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग कैसी होती है? देखिए भाई, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में देखो इस तरीके के प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। दो यहाँ पे डाई होती हैं, मूविंग प्लेट डाई ब्लॉक और डाई ब्लॉक फिक्स प्लेट, ठीक है। ये फिक्स होता है, ये ऊपर मूविंग करता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके के प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये प्रोजेक्शन होते हैं। ऐसे करके उठे हुए होंगे, उसमें आपको वेल्डिंग करने को देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, आल्सो कॉल्ड मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। यही क्वेश्चन आता है इससे, और ज़्यादा कोई आएगा नहीं कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है उसको क्या और नाम से जानते हैं, तो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग होती है। और सीम वेल्डिंग को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ वेल्डिंग होती है। इसमें क्या है, एक अपसेट वेल्डिंग वेल्डिंग होती है, अपसेट बट वेल्डिंग होती है, और फ्लैश बट वेल्डिंग होती है, ठीक है। ये होते हैं। तो अपसेट वेल्डिंग में क्या होता है, टू पार्ट्स ऑफ मेटल हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन आर हेल्ड बाय टू हैवी वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड जो एंड फोर्स टुगेदर। तो यहाँ पे इस तरीके के देखिए क्लैंपिंग प्रेशर होता है यहाँ पे, ये इस तरीके के यहाँ पे वेल्डिंग होती है, ठीक है। ये प्रेशर लगता है और यहाँ पे इस तरीके से इस जगह पे वेल्डिंग होती है दोनों में। ये फिक्स पैटर्न होता है, ये मूविंग होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से स्ट्राइक करता है इससे। तो डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग एंड फोर्स प्रेशर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, वन इलेक्ट्रोड इज मूवेबल अदर फिक्स, ये याद रखना, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लैश क्लैंपिंग प्रेशर वाला ये हो गया, अपसेट वेल्डिंग होगी ये। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है, ये दोनों तरफ क्या है, आर्क करंट दिया जाता है और यहाँ पे आर्क बनती है, ठीक है। और इस तरीके से दोनों तरफ से जुड़ जाता है ये, ठीक है। तो फ्लैश बट वेल्डिंग बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाद बाकी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कुछ थी वेल्डिंग वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत देखो DMRC में आया, ये सेल में बहुत बार आया है, ठीक है। IOCL में बहुत बार पूछा गया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है एक, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। तो अपर मोल्डिंग फ्लास्क इज नेम एज, तो अपर मोल्डिंग फ्लास्क होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो उसको बोलते हैं कोप, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ड्रैग, ठीक है। बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, चीक। याद रखना, अपर वाला है, ठीक है, कोप, अपर। अभी देख लीजिए, मोल्डिंग जो फ्लास्क होता है उसमें अपर वाला होता है उसको कोप बोलते हैं, अपर, ठीक है। ड्रैग बोलते हैं डाउन वाला, और बीच वाला जो होता है उसको चीक बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको एक तैयार करके रखना आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज पैटर्न मेड ऑफ। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है, उसमें पैटर्न किसका बना होता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो एल्यूमिनियम का जो पैटर्न वो होता है, सांचा होता है, वो किस लिए बनाया जाता है। और ये होता है एक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है, उसके लिए किसका सांचा बना होता है। तो इन्वेस्टमेंट हमें यहीं देख रहा है, इन्वेस्टमेंट तो वैक्स का बनाया जाता है, एक बार बनता है उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न की बात करी गई, तो यहाँ पे भी कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो भी बनते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, द मेल्टिंग फर्नेस यूज फॉर फेरस मेटल इज नॉन एज, लो धातु के लिए प्रयुक्त गलन भट्टी के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर आप बता सकते हो। देखो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फेरस मेटल की बात कही, तो फेरस मेटल की क्या यूज़ करते हैं, क्यूपुला फर्नेस यूज़ करते हैं, क्यूपुला फर्नेस। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। बाकी इससे एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो भाई यहाँ पे बात करी थी कुछ फर्नेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, सारे कुछ देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं बात करूँ पहले, चलो फर्नेस की बात करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कार्बन की परसेंटेज अगर 2% से ज़्यादा होती है तो भाई कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन बनता है। और कार्बन की परसेंट अगर 2% से कम होती है तो स्टील बनता है, ठीक है। पिग आयरन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में तैयार किया जाता है, ठीक है। फ्यूल होता है कोक, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन को तैयार किया जाता है और फ्यूल कौन सा यूज़ होता है ब्लास्ट फर्नेस में, कोक होता है, ठीक है। यहाँ पे जो परसेंट होती है ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन की उसको बोलते हैं, वो होती है 3.5 से लेके 4.5, ठीक है, कार्बन। कास्ट यहाँ आती है दूसरी क्यूपुला फर्नेस, ठीक है। 3 भट्टी होती हैं, इसी से पूछा जाता है। तो क्यूपुला फर्नेस सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूपुला फर्नेस होती है उसको कास्ट आयरन मतलब तैयार करते हैं क्यूपुला फर्नेस में। और हाई डंपिंग कास्ट आयरन में क्या होता है, हाई डंपिंग कैपेसिटी होती है और हाई फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्यूपुला फर्नेस में जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो 2% से लेके 6.6% तक कार्बन होती है, ठीक है, कास्ट आयरन में। ओके, इसके बाद देखते हैं ओपन हर्थ फर्नेस, ठीक है। यहाँ पे होल है, कोई दिक्कत नहीं। ओपन हर्थ फर्नेस बोलते हैं इसको, बोलते हैं आल्सो कॉल्ड सीमेंस मार्टिन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टील को तैयार किया जाता है, ठीक है। स्टील को तैयार किया जाता है, स्टील की भट्टी में बनाई जाती है, तो ओपन हर्थ फर्नेस में बनाई जाती है। इसको बोलते हैं सीमेंस मार्टिन प्रोसेस, ठीक है। तो याद रखना। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। हाई स्पीड स्टील होती है, उसका कोड क्या होता है 1841। यहाँ पे 1800, यहाँ पे क्या 18% होती है टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम होती है, ठीक है। याद रखना कार्बन की परसेंट भी पूछ लेता है कभी कभी, एसएससी जेई में पूछा गया था, तो यहाँ पे 0.7% कार्बन होती है, ठीक है। कटिंग स्पीड होती है हाई स्पीड स्टील में होती है 600 डिग्री सेल्सियस और इसकी स्पीड होती है 25 to 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो कटिंग टूल जो बनाते हैं इसका हाई स्पीड स्टील का कटिंग टूल ही बनाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हॉट हार्डनेस, ठीक है। टंगस्टन इज मेन अलाउइंग एलिमेंट, इसमें टंगस्टन मिलाया जाता है और इसमें हॉट हार्डनेस इसलिए होती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आगे कुछ स्टील और मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा यूज़फुल रहेंगी। मार्टन स्टेक स्टील स्टेनलेस स्टील होती है, इसमें 11% टू 14% क्रोमियम होती है, 0.12% कार्बन होती है। याद कर लेना, याद करके जाना, यही क्वेश्चन आएंगे पक्का बता रहा हूँ। फेराइट स्टेनलेस स्टील होती है 18% क्रोमियम, 0.12% कार्बन होती है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होती है 18% कार्बन और 8% निकल, 18 स्टील अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं लिप एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो लिप एंगल होता है 60 से लेके 880 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द मेन पर्पस ऑफ चैम्पलेट। मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन पर्पस ऑफ चैम्पलेट होता है, चैम्पलेट का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है भाई, टू सपोर्ट द कोर। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर इसका हो जाएगा टू सपोर्ट द कोर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कोर क्या होती है, ठीक है। तो ये भी मैं डिटेल में बता दूंगा आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ देखिए कंटिन्यूस चिप में बी फॉर्म वाइल मशीनिंग। कंटिन्यूस चिप कब बनती है, कौन सा एक मटेरियल होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए, फिर टफनेस हो चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। उत्तराखंड जेई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई यहाँ देखिए कोरोजन इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो संक्षारण जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, बताइए। वो होती है केमिकल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज टू इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। रासायनिक प्रक्रिया में निम्नलिखित अपघट्य प्रयोग होता है, बताइए भाई। तो इलेक्ट्रोलाइट इज यूज टू इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में कौन सा होता है भाई, बताइए। तो होता है ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, नमक का घोल होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच द फॉलोइंग बॉन्ड रिप्रेजेंट बाई द लेटर ई ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसमें जो लेटर ई होता है, ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, क्या मतलब क्या होता है वो, ये बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है शेलक बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड होते हैं। तो मैं ग्राइंडिंग पे स्पेशली बना चुका हूँ वीडियो, अगर आपको देखना है मैं आपको बता दूँ, ग्राइंडिंग से क्वेश्चन आने वाला है और आएगा पक्का। तो ग्राइंडिंग से जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहाँ से देख लेना, स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है और उसमें क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सारे बॉन्ड हैं और जो जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील पे जो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से उसका भी मतलब पूरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन देखिए,
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाई कटर विच रोटेट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वर्क पीस इज कॉल्ड। तो यहाँ देखिए, एक कटर धातु को हटाने की प्रक्रिया जो कार्यखंड की यात्रा की दिशा विपरीत घूमता है, क्या कहते हैं भाई उसको, बताइए क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, अप मिलिंग बोलेंगे। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, विजाग स्टील डीडीए सब में पूछा गया है। देखिए इसको समझना है, इंपॉर्टेंट फिगर आपको दे रखा है। देखिए लेफ्ट साइड में आपकी है अप मिलिंग और राइट साइड में आपके डाउन मिलिंग। तो डाउन सबसे पहले देखिए डाउन मिलिंग है क्या। डाउन मिलिंग आपको फिगर दे रखा है, ये आपका एक कटिंग टूल है या मिलिंग कटर आपको दे रखा है, सरफेस फिनिशिंग हो रहा है इसमें। तो क्या देखिए जो वर्क लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए एक एरो चिन्ह बना हुआ है, वो किस साइड में, लेफ्ट साइड में। और जो रोटेटिंग है आपका मिलिंग कटर वो किस साइड में, राइट, रोटेटिंग राइट साइड में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब मिलिंग कटर की जो स्पीड होती है और जो वर्क पीसेस की फीड होती है वो सिर्फ सेम होती है, दोनों सेम होती है। ये रखना, डाउन मिलिंग में दोनों सेम होती है, फीड और रोटेटिंग स्पीड दोनों एक ही दिशा में होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद देखिए ये डाउन मिलिंग होती है जो पतले 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 जो आपके वो है कंपोनेंट, उसके लिए आपकी फिनिशिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए यूज किया जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसको हम क्लाइम मिलिंग के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम अप मिलिंग को समझ लेते हैं। डाउन मिलिंग क्लियर हुआ यहाँ पे। देखिए इसको समझिए, ये अप मिलिंग का आपको फिगर दे रखा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है और फीड होती है, दोनों अलग अलग होती है। फीड आपकी राइट साइड में जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट विरुद्ध है। ठीक है, यहाँ समझिए अपोजिट है। और आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं चिप आपकी किस डायरेक्शन में निकल रही है और फीड आपको राइट साइड में, वर्क पीस जो लिखा है एरो बना है वो फीड है आपकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दो, ये मोटे कार्यखंड होते हैं, मोटे वर्क पीसेस होते हैं, थिक वर्क पीसेस, उसके लिए यूज की जाती है। इसमें ज्यादा चिप्स कटती है। ठीक है, ये आपकी अब मिलिंग में ज्यादा चिप्स कटती है और इसका नाम आपको एक बार बता दो, इसका नाम है आपका कन्वेंशनल मिलिंग मशीन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल मिलिंग कटर प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन तो प्लीज लाइक जरूर करते रहना जाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, ये बोल रहा है सी साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड। तो शेपर का साइज होता है वो किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, तो इसका आंसर होगा लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMMM, बताइए। तो CMM की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है भाई, क्या होगी, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ठीक है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन होगी। नेक्स्ट देखते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर डायल इंडिकेटर कैन बी चेक बाय। तो ये देखना है आपको भाई कि एक्यूरेसी होती है माइक्रोमीटर की, वो कैलिपर्स की, डायल इंडिकेटर की, वो किससे चेक की जाती है, तो स्लिप गेज से चेक की जाती है। ठीक है, स्लिप गेज इंपॉर्टेंट है, गेज से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, फिलर गेज से भी आ सकता है, स्लिप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, तो सबके बारे में पता होना चाहिए। मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्लग गेज यूज टू मेजर। प्लग गेज इसमें से बताना है क्या मेजर करता है, आपको बताइए। प्लग गेज आप देखो क्या है, शाफ्ट साइज, होल साइज, वायर थिकनेस, डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो देखिए प्लग गेज आपका मेजरमेंट करता है, आपका होल साइज करता है। ठीक है, आपका होल साइज करता है, छिद्र का आकार। तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए देखो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो दिख रहा है वो आपका प्लग गेज है। ठीक है, आपका प्लग गेज है। यहाँ पे आपका ये जो दिख रहा है वो गो गेज है, क्या दिख रहा है, ये गो गेज, और ये नो गो गेज है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि जो नो गेज होता है वो उसको रेड सेक्शन में दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है रेड सेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी में लगा होता है, किसी में नहीं लगा होता है। तो वहाँ पे लिखा भी होता है। अब यहाँ पे लिखा है, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है नो गेज, यहाँ पे लिखा है गो गेज, लिखा है ना। तो यहाँ से पता चलेगा। अब ये क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था होल साइज, छिद्र का आकार, आप छिद्र का आकार इसका मतलब मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा दूं, ये गो गेज है। ठीक है, ये आपका होल है, दिख रहा है, ये आपका होल है। इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर लगाएंगे। अगर ये चला जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो आपका ये सही है। ठीक है, चला जाता है तो सही है। ठीक है, नहीं जाता है तो ये अपना प्रोडक्ट खराब है। दूसरी बात बताऊं, ये गो गेज इसके अंदर जाना चाहिए और नो गेज है ना, नो गो, ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर।
यहाँ से, तो सही माना जाएगा प्रोडक्ट। इसमें तो कोई भी मेजरमेंट आपका खराब होता है, जैसे मान लो नो गेज इसके अंदर चला गया, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये नो गेज इसके अंदर चला गया तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट खराब होगा, ठीक है, असेंबली खराब होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए रिंग गेज इज यूज्ड टू मेजर, रिंग गेज से आप क्या मेजर करते हैं, तो आपको बताना है। देखिए इसका आंसर होगा आपका सी आंसर, बोथ आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस। आपको बाहर की जो व्यास है, डायमीटर है, और उसकी गोलाई दोनों आपको मेजरमेंट करनी होती है, इसे ये मेजर कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, आपका ये आपका रिंग गेज है और इसको ये आपका गो गेज है। एक नॉट गेज और होता है, ये गो गेज है। तो देखिए इसके बारे में बता दूं, ये यहाँ पे आपका पार्ट दिख रहा है साइड में, और इस पार्ट का नाम है RF90। तो देखिए इसमें जो आपको थ्रेड दिख रही होंगे ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस रिंग गेज को इसके ऊपर घुमाते हैं, ठीक है, पूरा अंदर तक जाता है ये। तो अंदर तक चला जाए तो इसका मतलब गो गेज है, ये अंदर तक जाता है तो इसका मतलब ये पार्ट सही है, ठीक है, और नहीं जाता है तो ये पार्ट खराब है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये बताइए भाई, ये कह रहा है द वर्क कैनबन इज यूज इन, बताइए। तो वर्क कैनबन का प्रयोग होता है वो भाई जस्ट इन टाइम में होता है, ठीक है, जस्ट इन टाइम में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए आगे देखते हैं। देखिए भाई ये क्वेश्चन काफ़ी आता है इसलिए मैंने लिया है। द डायमीटर ऑफ रिवेट 20 mm थिकनेस ऑफ प्लेट वुड बी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है D बराबर अंडर में 6√T, ठीक है, एक मिनट, D बराबर 6√T, ठीक है। तो 6 अंडर रूट में T कितना हो जाएगा 20, तो 20 mm थिकनेस है, ठीक है, ओके। देखिए भाई ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ गलती दिख रही है मुझे आंसर में। देखिए डायमीटर ऑफ रिवेट 20 mm थिकनेस ऑफ प्लेट वुड बी, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है D बराबर 6√T, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे एक 6√T में क्या करेंगे, T का मान रखेंगे 20। तो आप क्या करोगे, 6 अंडर रूट में 5 × 4 करोगे अगर, तो 4 को बाहर निकाल लोगे तो 6 × 2√5 कितना हो जाएगा, शायद 12√5 आ जाएगा। तो D बराबर 12√5, ये आंसर इसका होने वाला है। लेकिन इसमें आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत दे रखा है, ठीक है, देख लेना इसको, है ठीक है। गलत हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसका आंसर एक्चुअली में कितना निकलेगा, ठीक है, आपको सभी को बताना है। D बराबर 6√T होता है इसका फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है हेलिकल गियर हैव दियर टीथ। तो हेलिकल गियर में कैसे टीथ होते हैं भाई बताना इसमें। तो इसमें होते हैं भाई कैसे, इंक्लाइंड टू व्हील रिम, ठीक है, पहिए के रिम पर आनत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये देखिए द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच द मॉडल इज। तो रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच और मॉडल का रेशियो आपको निकालना है, तो कितना निकलता है, पाई निकलता है। तो कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसमें एक्स्ट्रा जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए भाई, यहाँ सर्कुलर पिच की बात करते हैं हम, ठीक है, वृत्तीय पिच, ठीक है, यहाँ बात करते हैं सर्कुलर पिच की बात करेंगे। यहाँ पे PC से डिनोट करते हैं, तो वो होता है πD/T, ठीक है, ये होता है, जानते होंगे। डायमीटर पिच की बात करूँ, डायमीटर पिच, ठीक है, डायमीटर को पिच को हम PD से डिनोट करते हैं, और ये होती है भाई T/D, ठीक है। ये होता है मॉड्यूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है D/T होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1 डायमीटर पिच, ठीक है, इसका एक अपोजिट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था कि द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड मॉडल। तो सर्कुलर पिच कौन सी है, ये वाली, और मॉडल ये है, ठीक है।
तो रेशियो सर्कुलर पिच का मतलब पाई डी अपॉन टी, ठीक है। इसके बाद डी अपॉन टी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पाई डी अपॉन टी इंटू ये ऊपर ले जाएंगे टी अपॉन डी हो जाएगा, तो टी से टी कटेगा, डी से डी कटेगा, तो क्या आ जाएगा पाई। तो जो रेशियो होता है सर्कुलर पिच का और मॉड्यूल का वो होता है पाई, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसे देखिए भाई, द हाइट ऑफ वाट गवर्नर इज, तो हाइट ऑफ वाट गवर्नर बतानी है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर क्या होती है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ प्रोपोर्शनल क्या होती है भाई, ये होती है डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ठीक है। तो गवर्नर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको जस्ट बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में हम गवर्नर की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। गवर्नर इंपॉर्टेंट है तो क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए गवर्नर की जो डेफिनेशन वो है क्या, गवर्नर एक ऐसी डिवाइस है जो इंजन में भेजे जाने वाले वर्किंग फ्लूइड को कंट्रोल करता है और इंजन की आउटपुट एनर्जी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसे करके एक गवर्नर की डेफिनेशन है। तो गवर्नर की जो वो है ना क्लासिफिकेशन, वो कैसे होता है, टाइप ऑफ गवर्नर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, फिर इनर्शिया गवर्नर होता है। हम पढ़ते हैं डिप्लोमा मिल में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। तो इसमें दो कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं, पेंडुलम और डेड वेट टाइप गवर्नर होता है और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ होता है वाट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, प्रोइल गवर्नर, ये आते हैं पेंडुलम डेड वेट टाइप गवर्नर में, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे जो आते हैं वो होते हैं हर्टनल गवर्नर, विल्सन हर्टनल और हर्टिंग गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए भाई, थोड़ा छोटा करके बताऊँगा। तो भाई देखिए यहाँ पे देखिए भाई, ये कुछ होता है फंक्शन, ठीक है, गवर्नर का, तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का फंक्शन ये होता है भाई, यहाँ पे बॉल लगी होती हैं और ये स्लीव होती है, ऊपर नीचे उड़ती है, ठीक है। यहाँ से पावर यहाँ से दी जाती है, बेवल गियर लगा होता है, ये ना ये क्वेश्चन आ सकता है, बेवल गियर, तो गियर ड्राइव जो लगा होता है बेवल गियर होता है यहाँ पे। और इसके बाद ये स्प्रिंग होती है, ये स्लीव होती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है, ये होती है स्लीव, ये होता है स्पिंडल, ठीक है। ये वाला जो होता है स्पिंडल होता है, ये होती है स्लीव। तो स्लीव ऊपर नीचे उड़ती है, इसका कनेक्शन होता है ऐसे करके, ठीक है। ये लगा होता है सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। तो ये वाल्व लगा होता है, इसको थ्रॉटल वाल्व बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, वैसे ही ये इधर उधर होता है, तो फ्यूल को कंट्रोल भी करता है स्पीड के साथ साथ, ठीक है। शॉर्ट में बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, वो आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। फार्मूला क्या है, एच बराबर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है, तो एच बराबर 895/n² होता है, ठीक है। तो एच जो हाइट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द हाइट ऑफ गवर्नर एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं। और भी कुछ बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट रुकना। यहाँ पे सेंसिटिव ऑफ गवर्नर और पूछा जाता है, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। तो सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर का जो फॉर्मूला होता है वो भाई ये होता है कि आपको देगा, ठीक है, यहाँ पे देगा 2n2 - n1 अपॉन n1 + n2, ठीक है। याद रखना, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर होता है ये, ठीक है। कुछ और बता दूँ आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाकी बहुत सारा डाटा है वैसे तो बताने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए भाई, द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज बीम ऑफ बीम इज, तो धरन की जो नमन दृढ़ता होती है वो E/I होती है, ठीक है, बीम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन भाई, द नंबर ऑफ लिंक दे रखा है आपको और काइनेमेटिक चेन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेयर। तो जो भी आपका आंसर बनना है, A B C D जो भी आंसर बनना है वो आप कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। बाकी क्या करना है भाई, बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको अगर सीखने को मिला, थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। MRK स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं और रेलवे के भी अपलोड कर देता हूँ कुछ, ठीक है। तो ये सारी वीडियो अपलोड होते रहते हैं धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी टेक्निकल वीडियो बहुत सारे अपलोडेड हैं, तो आपको देख लेने हैं प्लेलिस्ट में जाके,
आपको टॉप प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वो आपको देख लेने हैं। डिटेल में कराए हैं मैंने अच्छी तरीके से। ये नहीं है, देखो ये मत सोचा करो कि सेल का वीडियो है तो हम सेल का ही देखेंगे। मैकेनिकल के क्वेश्चन हैं, मैंने PSU सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशली वीडियो बना रखे हैं, तो वो देख लेना, ठीक है। लिंक में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ से भी मिल जाएंगे। चलिए, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।